First question, what is the monomer of Teflon? 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 Very good students, सब लोग आंसर करो जिससे प्रैक्टिस हो जाएगा आपका. What is the monomer of Teflon? Teflon का मोनोमर स्टूडेंट्स, टेफ्लॉन का मोनोमर होगा CF2 डबल बॉन्ड CF2 टेट्राफ्लोरोइथीन. नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पॉलीमर यूज होता है एज ए वूल इन द ब्लैंकेट? विच पॉलीमर इज यूज एज ए वूल इन द ब्लैंकेट स्टूडेंट्स? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द नीट स्टूडेंट, CET students. Answer will be Orlon. Next question, nylon 66 में how many types of monomer? नाइलॉन 66 में कितने टाइप के मोनोमर है स्टूडेंट्स? नाइलॉन 66 में कितने टाइप के मोनोमर है स्टूडेंट्स? कम ऑन, सब लोग आंसर कीजिए प्लीज. नाइलॉन 66 में स्टूडेंट्स यू हैव 2 टाइप्स का मोनोमर. ओके, नाइलॉन 610 में आप कौन सा एसिड यूज करते हैं? इन नाइलॉन 610 विच एसिड? नाइलॉन 610 में अपन एक बेस यूज किया था. टेल मी द नेम ऑफ दिस एसिड. वेरी गुड स्टूडेंट, आंसर विल बी सिबेसिक एसिड. ओम डोडिया, आपने आंसर रॉन्ग किया, आपने एडिपिक एसिड लिखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइलॉन 66 कौन सी फेज में ऑब्टेन होता है? सॉलिड या मोल्टन? नाइलॉन 66 कौन सी फेज में ऑब्टेन होता है? मोल्टन या सॉलिड? स्टूडेंट कम ऑन. नाइलॉन 66 कौन सी फेज में ऑब्टेन होता है स्टूडेंट? मोल्टन या सॉलिड? आंसर विल बी मोल्टन. नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पॉलीमर ऐसा है जो वाटर को बहुत ही कम एब्जॉर्ब करता है? द नेम ऑफ पॉलीमर विच एब्जॉर्ब ए वेरी लिटिल वाटर मॉलिक्यूल्स. वेरी गुड शार्दुल, वेरी गुड आदित्य. द पॉलीमर का नेम, हर्षल वेरी गुड, जैशा वेरी गुड. द नेम ऑफ पॉलीमर विच इज एब्जॉर्ब वाटर मॉलिक्यूल ए लिटिल. आंसर विल बी डेक्रोन. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट. डेक्रोन. डेक्रोन बहुत जल्दी ड्राई होता है, अगर उसको पानी में आप कितने भी टाइम डाल के रखो वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, नाइलॉन का कौन सा वैरायटी होमोपॉलीमर है? द वैरायटी ऑफ नाइलॉन विच इज होमोपॉलीमर. कम ऑन स्टूडेंट्स, द वैरायटी ऑफ नाइलॉन विच इज होमोपॉलीमर. द वैरायटी ऑफ नाइलॉन विच इज होमोपॉलीमर. वेरी गुड स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा नाइलॉन 6. नाइलॉन 6. नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, नाइलॉन 66 में विच इज एक्ट एज ए बेस. नाइलॉन 66 में कौन सा सब्सटेंस एक बेस की तरह एक्ट करता है स्टूडेंट्स? कम ऑन. इन नाइलॉन 66 विच इज एक्ट एज ए बेस. सिद्धार्थ शाह वेरी गुड. In nylon 66 which can act as a base? Tejal Yadav very good, Aditya very good, Jasha very good, Priyansh very good. Answer will be hexamethylene diamine. कौन से पॉलीमर को कोऑर्डिनेशन पॉलीमर बोला जाता है? Which polymer is also known as coordination polymer? Which polymer is also known as coordination polymer? स्टूडेंट आपका आंसर होगा हाई डेंसिटी पॉलीथीन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पॉलीमर का यूज होता है इन गैस्केट एंड नॉन स्टिक कुकिंग पेन्स का हैंडल बनाने में? द नेम ऑफ पॉलीमर विच इज यूज्ड इन गैस्केट एंड द फॉर्मेशन ऑफ हैंडल्स इन नॉन स्टिक कुकिंग पेन्स. वेरी गुड, सबका आंसर करेक्ट आ रहा है, एक स्टूडेंट को छोड़कर. आंसर विल बी टेफ्लॉन. नेक्स्ट क्वेश्चन, टायर कोड्स में कौन सा पॉलीमर यूज होता है? टेल मी द नेम ऑफ पॉलीमर विच इज यूज्ड इन टायर कोड्स.
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटी में आ चुका, जेडब्ल्यू में आ चुका है आज तक ये क्वेश्चन। टायर कोट्स में कौन सा पॉलीमर है? आंसर विल बी नाइलॉन 6। नाइलॉन 66 और नाइलॉन 610 में कौन सा मॉलिक्यूल सेम होता है, एसिड या बेस? नाइलॉन 66 और नाइलॉन 610 में कौन सा मॉलिक्यूल सेम होता है, एसिड या बेस स्टूडेंट? नाइलॉन 66 एंड नाइलॉन 610 में कौन सा एक मॉलिक्यूल सेम होता है, एसिड या बेस? आंसर विल बी स्टूडेंट बेस, दोनों में ही हेक्सामेथिलीन डायमाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ब्यूना एस ब्यूना एन अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर फोर्स, इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिक। ब्यूना एस एंड ब्यूना एन, ब्यूना एस एंड ब्यूना एन, ब्यूना एस एंड ब्यूना एन both is rubber, so in elastomer, in elastomer। और आज का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कौन से पॉलीमराइजेशन को स्टेप वाइज ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोला जाता है? विच पॉलीमराइजेशन is also known as stepwise growth polymerization? Which polymerization is also known as stepwise growth polymerization? तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट कंडेंसेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन को अपन बोलते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, और स्टेप वाइज ग्रोथ पॉलीमराइजेशन अपन बोलते हैं स्टूडेंट कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। नाउ लास्ट टाइम अपन ने पेज नंबर 6 तक कर लिया था, नाउ कम ऑन पेज नंबर 7। आज अपन डिस्कस करेंगे कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। उसमें पहला कंपाउंड है बेकेलाइट। बेकेलाइट के यूजेस में ऑलरेडी लिखवा चुका हूं, हैंडल्स का कुकर ऑफ हैंडल्स ऑफ कुकर एंड इलेक्ट्रिकल स्विचेस में जो पॉलीमर यूज होता है स्टूडेंट वो बेकेलाइट होता है। आप ध्यान से सुनिएगा, आज के सारे पॉलीमर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेकेलाइट के मोनोमर होंगे फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। बेकेलाइट के मोनोमर होंगे फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। बेकेलाइट के मोनोमर है फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। टू टाइप्स के पॉलीमर, दैट्स व्हाई बेकेलाइट इज ए टाइप ऑफ हेट्रोपॉलीमर। बेकेलाइट इज अ टाइप ऑफ हेट्रोपॉलीमर। दो टाइप के मोनोमर है स्टूडेंट्स। बेकेलाइट जैसे मैंने लास्ट लेक्चर आपको सिखाया था, नाइलॉन 66, नाइलॉन 6, नाइलॉन 610 और डेक्रॉन, वो सारे के सारे वन स्टेप पॉलीमर थे स्टूडेंट। बेकेलाइट फॉर्मेशन इज नॉट वन स्टेप रिएक्शन। बेकेलाइट को बनाने के लिए आपको बहुत सारे प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले देखिए, बेकेलाइट को बनाने के लिए आपको फॉलो करने पड़ेंगे 3 स्टेप्स। आपके पास ऊपर जगह है, वहां पर लिखेंगे फॉर फॉर्मेशन ऑफ बेकेलाइट वी विल फॉलो 3 स्टेप्स। पहले स्टेप्स में फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट टू ईच अदर, और दोनों रिएक्ट करके दो टाइप के कंपाउंड बनाएंगे। एक ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल एंड दूसरा कंपाउंड बनेगा स्टूडेंट पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। पहले स्टेप में फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड reacts to each other, they will form ortho hydroxy methyl phenol, para hydroxy methyl phenol। पहला स्टेप यहां पर आके खत्म होगा। then we will take many molecules of ortho hydroxy methyl phenol। ortho hydroxy methyl phenol का अपने को करना पड़ेगा डिहाइड्रेशन। ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल का डिहाइड्रेशन करने से आपके पास एक पॉलीमर बनेगा जिसको अपन बोलेंगे नोवोलेक। आपका जो एशियन पेंट्स आता है आजकल, विच इज एंटी, जिस पर किसी भी टाइप का स्टेन नहीं होता है स्टूडेंट, इजीली क्लियर हो जाता है, पेंट बोल से आसानी से नहीं निकलता। तो नोवोलेक इज ए पॉलीमर विच इज यूज इन पेंट। एशियन पेंट्स का जो बॉक्स आता है उसके ऊपर देखिएगा लिखा रहता है नोवोलेक कंटेन, उसमें नोवोलेक पॉलीमर होता है स्टूडेंट। और थर्ड स्टेप में नोवोलेक हिटिंग विथ फॉर्मेल्डिहाइड,
नोवोलेक हीटिंग विथ फॉर्मेल्डिहाइड, नोवोलेक हीटिंग विथ फॉर्मेल्डिहाइड, तब जाके आपके पास एक पॉलीमर बनता है जिसको अपन बोलते हैं बेकेलाइट। स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब बच्चों को इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीटी हो चाहे वो जेडबलई हो, कैसा भी स्टूडेंट हो। तो स्टूडेंट 3 स्टेप मैकेनिज्म, पहले स्टेप में फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट्स टू ईच अदर, और फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के बीच में जो रिएक्शन होगा, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। स्टूडेंट मैंने आपको एरोमेटिक कंपाउंड से बताया था, फिनॉल में बेंजीन के रिंग के ऊपर OH है, विच इज प्लस आर, बेंजीन रिंग पे प्लस आर होगा तो बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से दे देता है। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम जेडबलई में आया था। बेकेलाइट फॉर्मेशन में फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड reacts to each other, they will form which type of mechanism? So answer will be ESR, electrophilic substitution reaction. Now come on, तीनों स्टेप्स को अपन यूज करके यहाँ पर बेकेलाइट बनाएंगे। तो देखिए प्लीज, पहला स्टेप मैंने बताया, स्टेप नंबर 1 में स्टूडेंट्स आपका फिनॉल रिएक्ट करेगा स्टूडेंट फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला है HCH। स्टूडेंट यहाँ पर मीडियम आप एसिडिक भी ले सकते हैं, बेसिक मीडियम भी ले सकते हैं, कैसा भी क्वेश्चन आओ स्टूडेंट आपके पास, आप लोग उसको आसानी से कर पाएंगे अगर इसको ध्यान में पढ़ोगे तो। आप यहाँ पर फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे, ये है फिनॉल एंड स्टूडेंट ये है फॉर्मेल्डिहाइड। फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक और बेसिक मीडियम। आपका फॉर्मेल्डिहाइड इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन करने से पहले एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लेगा विच इज CH2OH+। नाउ वी नो दैट OH ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो आपके पास स्टूडेंट एक प्रोडक्ट तो बनेगा OH के रेस्पेक्ट में पैरा पे CH2OH, जिसको अपन बोलेंगे पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। एंड स्टूडेंट दूसरा जो कंपाउंड बनेगा OH के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पर CH2OH, जिसको अपन बोलेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। पहला स्टेप कंप्लीट, पहला स्टेप कंप्लीट। दिस इज ESR मैकेनिज्म, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट्स टू ईच अदर, दे विल गेट ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल and para hydroxy methyl phenol. Now ortho hydroxy methyl phenol, सेकेंड स्टेप में स्टूडेंट्स, सेकेंड स्टेप में अपन लोग ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लेंगे। सपोज यू हैव n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, आपने इसके समझो बहुत सारे मॉलिक्यूल ले लिए। अब स्टूडेंट जैसे ही आप ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लोगे और जैसे इसको हीट करोगे स्टूडेंट, आपका यहां से निकलेगा प्रोटॉन और बाहर होगा H2O। ऐसे ये लीनियर फॉर्म में अरेंज होते जा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो यहां से OH निकल जाएगा और यहां से भी आपके पास CH2 का लिंकेज आ जाएगा। तो स्टूडेंट आपके पास एक तरह का पॉलीमर बनेगा, आपके पास ये एक पॉलीमर बनेगा जिसको बोला जाता है नोवोलेक। नोवोलेक पॉलीमर होता है स्टूडेंट्स वो ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल का लीनियर पॉलीमर होता है। ये एक पॉलीमर बन गया नोवोलेक। आपके बुक में मिडिल में इसका स्ट्रक्चर दिखाया होगा नोवोलेक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करो। इसका यूज पेंट्स में होता है। दिस इज लीनियर पॉलीमर ऑफ ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। मतलब बेकेलाइट आपको आसानी से नहीं मिलेगा, पहले फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड ने रिएक्शन किया तो आपके पास बना पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। देन ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल को आपने डिहाइड्रेट कर दिया स्टूडेंट, तो आपके पास एक पॉलीमर बना नोवोलेक। अब स्टूडेंट इस नोवोलेक को लेकर आगे बढ़ना है। नोवोलेक का स्ट्रक्चर आपके सामने है। तो स्टेप नंबर 3 में स्टूडेंट अपन लोग नोवोलेक को लेंगे। स्टेप नंबर 3 में स्टूडेंट्स मैंने लिया नोवोलेक का
ये लेयर, नोवेलेक का एक लेयर लिया ये, और एक नोवेलेक का लेयर ले रहा हूं नीचे। ये एक नोवेलेक का लेयर है और ऐसा ही एक लेयर मैं नीचे ले रहा हूं, ऐसा ही एक लेयर मैं नीचे ले रहा हूं स्टूडेंट। ये भी नोवेलेक है आपका, ऐसा ही एक लेयर मैं नीचे ले रहा हूं स्टूडेंट्स, और नोवेलेक को मैं हीट करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। नोवेलेक को हीट करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। जैसे मैं नोवेलेक को हीट करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, यहां से निकलेगा प्रोटॉन, यहां से निकलेगा प्रोटॉन, एंड डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस। यहां से निकलेगा प्रोटॉन, यहां से निकलेगा प्रोटॉन, डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस। एंड स्टूडेंट, जैसे ही मैं नोवेलेक को फॉर्मल्डिहाइड के साथ हीट करूंगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गए और आपके पास एक स्ट्रक्चर बनेगा। यहां पर है OH, इधर है CH2, ये है आपका CH2। स्टूडेंट यहां पर है OH, इधर CH2। नीचे भी देखो स्टूडेंट, आपका H2 बाहर हो गया, तो इस रिंग और इस रिंग के बीच में CH2 का लिंकेज आ गया, तो यहां पर भी CH2 का लिंकेज, एक नोवेलेक नीचे आपने बनाया था स्टूडेंट्स, यहां पर भी CH2 का लिंकेज। आपके पास ये स्ट्रक्चर बना, वो है बेकेलाइट। पेज नंबर 7 में लास्ट लास्ट जो आपका स्टेप बनाया हुआ है वो बेकेलाइट है। क्या सेम टू सेम ऐसा है? क्या सेम टू सेम यही कंपाउंड है? बट ये स्टेप नहीं लिखा उसने, ये स्टेप उसने नहीं लिखा है, ओनली दिस स्टेप। पेज नंबर 7 पे ओनली आपको नीचे ये स्टेप दिखाया गया है। ये बना कैसे, इसका आप लिख दीजिए उसके 10 पहले एरो लगा के। ये बना कैसे, नोवेलेक से बेकेलाइट बना कैसे? बहुत बड़ी क्वेश्चन आता है कि नोवेलेक को किसके साथ हीट किया जाए जिससे बेकेलाइट बने, तो आंसर विल बी फॉर्मल्डिहाइड। कम ऑन स्टूडेंट्स, बेकेलाइट के जस्ट पहले एरो लगाइए और ये बताइए नोवेलेक से बेकेलाइट ऐसे बना। नोवेलेक हिटिंग विथ, नोवेलेक हिटिंग विथ फॉर्मल्डिहाइड, नोवेलेक हिटिंग विथ फॉर्मल्डिहाइड। नोवेलेक को जैसे ही आपने फॉर्मल्डिहाइड के साथ हीट किया स्टूडेंट, जैसे आपने हीट किया, आपके पास फॉर्म हो गया बेकेलाइट। बेकेलाइट स्टूडेंट, ये आपको एकदम नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है। इस बार भी एक क्वेश्चन JEE में है स्टूडेंट। ये लास्ट स्टेप प्लीज, ये लास्ट स्टेप इस बार भी JEE में आया है स्टूडेंट। बेकेलाइट फॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेकेलाइट फॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। नाउ आपने डायग्राम बना लिया होगा, नोवेलेक का एक लेयर ऊपर, नोवेलेक का एक लेयर नीचे। जैसे आप लोग सैंडविच बनाते हो, ब्रेड का एक स्लाइस ऊपर एक स्लाइस नीचे, और बीच में जिसका भी आपको सैंडविच बनाना है वो कंटेंट, यहां पर अपने कंटेंट लिया फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर बेटा? कई बार पूछता है आपको फॉर्मल्डिहाइड में क्रॉस लिंकिंग किसकी वजह से आता है, तो आंसर आप लिखोगे फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड जैसे मैंने आपको लिखवाया हुआ है, आंसर दीजिएगा। वल्केनाइज्ड रबर में क्रॉस लिंकिंग किसकी वजह से आता है? कमॉन, वल्केनाइज्ड रबर में क्रॉस लिंकिंग किसकी वजह से आता है? कमॉन स्टूडेंट, सल्फर की वजह से। वैसे ही स्टूडेंट वल्के बेकेलाइट में क्रॉस लिंकिंग आता है फॉर्मल्डिहाइड की वजह से। फॉर्मल्डिहाइड इज द रेस्पॉन्सिबल। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। इसका यूज होता है कॉम्ब, जो एक्सपेंसिव कॉम्ब आते हैं मार्केट में, जैसे एक क्वालिटी आती है, आप लोग चेक भी कर सकते हैं मार्केट में, रूट, रूट के कॉम्ब आते हैं, उनका रेट 100 रुपीज, 150, 200, इतना रुपीज उनका रेट होता है। कॉम्ब, हैंडल्स ऑफ कुकर दिया वहां पर, हैंडल्स ऑफ कुकर एंड इलेक्ट्रिकल स्विचेस, इलेक्ट्रिकल स्विचेस,
एक और लिखेंगे यहां पर कंप्यूटर डिस्क, ये नहीं दिया वहां पर कंप्यूटर डिस्क। कंप्यूटर का जो डिस्क आता है स्टूडेंट, दिस इज ऑल्सो मेड बाय बैकलाइट एंड लास्ट फोनोग्राफ रिकॉर्ड। फोनोग्राफ रिकॉर्ड, ये दोनों नहीं लिखे हैं स्टूडेंट्स, आप लोग डाल दीजिएगा कंप्यूटर डिस्क। कंप्यूटर का डिस्क सबका देखा हुआ है स्टूडेंट्स, दिस इज मेड बाय बैकलाइट। नाउ अपना ट्रेडिशन फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन, कम ऑन। बैकलाइट के सामने इसका क्लासिफिकेशन डालो, कम ऑन। बैकलाइट के सामने इसका क्लासिफिकेशन, बैकलाइट के सामने इसका क्लासिफिकेशन। बैकलाइट होता है सिंथेटिक, सेकंड क्रॉस लिंकिंग, थर्ड वन कंडेंसेशन, फिफ्थ वन थर्मोसेटिंग, एंड लास्ट इज कोपॉलीमर या हेट्रोपॉलीमर। कोपॉलीमर या हेट्रोपॉलीमर, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ बैकेलाइट। फटाफट इसको लर्न करो एक बार। बैकेलाइट के यूजेस भी लिखवा दिया, क्लासिफिकेशन भी लिखवा दिया स्टूडेंट्स। बैकलाइट का यूज लिखवा दिया, क्लासिफिकेशन लिखवा दिया, सारे स्टेप्स लिखवा दिए। एक बार इसको रिवाइज कर लो प्लीज। कंप्यूटर डिस्क, फोनोग्राफ रिकॉर्ड, हैंडल्स ऑफ कुकर, कॉम्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, ऑल आर मेड बाय बैकलाइट स्टूडेंट्स। नाउ कम ऑन, फटाफट से स्टूडेंट इसके 3 स्टेप्स लर्न करो। पहले में फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड, according to ESR they will form para hydroxymethylphenol, ortho hydroxymethylphenol. Second step में ortho hydroxymethylphenol after the dehydration will give you Novolec. Novolec is the linear polymer of phenol and formaldehyde. Novolec का यूज होता है पेंट्स में। Novolec hitting with formaldehyde on high temperature cross linking generate, दैट्स वाई आपके पास बैकेलाइट का फॉर्मेशन होता है। अगर बैकेलाइट के मोनोमर पूछेगा स्टूडेंट्स, तो आप वहां पर क्या डालेंगे, फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड स्टूडेंट्स, फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड इज द मोनोमर ऑफ बैकेलाइट। नाउ कम ऑन पेज नंबर 8। नेक्स्ट पॉलीमर अपन लोग रीड कर रहे हैं, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, इसके मोनोमर लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, दिया ही हुआ है। एक यूरिया है, दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड है स्टूडेंट। सब लोग ध्यान दीजिए प्लीज। इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट और यूज है, वो आपकी इस बुक में दिया नहीं है लेकिन आपकी बुक्स में गिवन है, अनब्रेकेबल कप्स। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड का यूज होता है अनब्रेकेबल कप्स एंड लेमिनेटेड शीट्स। आजकल जो घर में इंटीरियर होता है स्टूडेंट, वो वुडन की बजाय लेमिनेटेड शीट से होता है स्टूडेंट। दिस इज मेड बाय यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। इसमें ब्राइटनेस ज्यादा रहता है और इसका लॉन्ग लाइफ होता है स्टूडेंट्स। अनब्रेकेबल कप्स, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, अगर आपको अनब्रेकेबल क्रोकरी सेट बोलेगा तो आंसर विल बी मेलामाइन। ध्यान से सुन लीजिएगा, इसके जस्ट नीचे वाला मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड, और पूछे अनब्रेकेबल कप्स तो आंसर विल बी यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। थोड़ा सा अनडाइजेस्टेबल है यूज, बट आपको लर्न करना होगा। अनब्रेकेबल कप्स पूछे तो आंसर विल बी यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, और अगर आपसे पूछे लेमिनेटेड शीट्स, लेमिनेटेड शीट स्टूडेंट्स, तो आंसर विल बी यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। अनब्रेकेबल क्रोकरी सेट पूछे स्टूडेंट तो आंसर विल बी मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड। नाउ कम ऑन, जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है, 2 टाइप के मोनोमर होंगे, यूरिया एंड फॉर्मेल्डिहाइड। आपके पास ये रहा फॉर्मेल्डिहाइड, यहां पर मैंने लिखा यूरिया,
यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। यहां पर मैंने 1 मोल फॉर्मेल्डिहाइड और ले लिया स्टूडेंट्स। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, जब भी फॉर्मेल्डिहाइड अटैक करता है स्टूडेंट, तो इससे एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है विच इज CH2OH, और ये CH2OH एक्टिव हाइड्रोजन को बाहर करता है। तो देखिए, यूरिया के नाइट्रोजन पे 2 एक्टिव हाइड्रोजन है, इसमें से दोनों साइड का एक एक एक्टिव हाइड्रोजन CH2OH से रिप्लेस हो जाएगा। इसमें से दोनों एक्टिव हाइड्रोजन, ओके रूही, इसमें से दोनों एक्टिव हाइड्रोजन इज डिस्प्लेस्ड बाय CH2OH, तो आपके पास बनेगा NH, इधर आएगा CH2OH, इधर आ जाएगा CO, इधर आएगा NH CH2OH। पहले स्टेप में लिखिएगा बोथ एक्टिव हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय CH2OH। नाइट्रोजन से अटैच अगर CO है और नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन है स्टूडेंट, तो वहां पर आपका कंपाउंड बेसिक नहीं होता, एसिडिक हो जाता है। अमाइंस जो होता है स्टूडेंट्स, वो बेसिक होता है लेकिन अमाइड एसिडिक होता है। देखिए इधर, अगर आपका ऐसा रहेगा RNH2, तो यहाँ पर आपका जो अमाइन है वो बेसिक नेचर है, लेकिन अगर आपके पास रहेगा RCONH2, तो आपका जो NH2 है वो अब बेसिक नहीं हो जाता, एसिडिक हो जाता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो द सेम थिंग, both nitrogen, both amine group is acidic, that's why hydrogen is easily displaced by CH2OH। अब स्टूडेंट, जैसे आपके पास ये बना, इसको करना पड़ेगा कंडेंस। यहां से OH निकालूंगा और नाइट्रोजन से अटैच H निकालूंगा, मतलब आपने वाटर निकाल। जैसे आप वाटर निकालेंगे स्टूडेंट, आपके पास बचेगा सिंगल बॉन्ड CH2, नाइट्रोजन, C डबल बॉन्ड O, N, यहां बचा CH2 डैश। स्टूडेंट, आपके पास एक पॉलीमर बन गया विच इज यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, बट दिस पॉलीमर इज कांट स्टेबल। इसको उसने बोला इंटरमीडिएट। रीजन क्या है? किसी भी पॉलीमर में चेन ग्रुप पार्ट ओनली 2 होना चाहिए, लेकिन यहां पर नाइट्रोजन से भी चेन निकल रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज अनस्टेबल। तो तुरंत के तुरंत इसको अपन ट्राइमराइज कर देंगे। जैसे इसको ट्राइमराइज करेंगे, सब लोग देखिए प्लीज इधर, जैसे इसको ट्राइमराइज करेंगे स्टूडेंट्स, आपकी बुक में डायग्राम दिया है, C डबल बॉन्ड O, N CH2, N CH2, N CH2, C डबल बॉन्ड O, N CH2, N C डबल बॉन्ड O, N CH2। स्टूडेंट, आपकी बुक में एक डायग्राम दिया है, व्हेन यू ट्राइमराइज दिस स्ट्रक्चर। मैं स्ट्रक्चर को लर्न करने के लिए नहीं बोलूंगा, सुन, ये स्ट्रक्चर लर्न होगा भी नहीं, लेकिन अगर आपसे बोले कि यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड से बनने वाला ट्राइमराइज प्रोडक्ट करेक्ट है कि रॉन्ग, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? देखिए, ये जो CO है, इट इज सराउंडेड बाय दोनों साइड से NCH2। तो अपन चेक कर लेंगे, इस CO को बॉक्स में डालेंगे तो देखेंगे, देखो दोनों साइड से NCH2 है, इधर भी NCH2, नीचे NCH2। फिर इसको बॉक्स में डालेंगे, इधर भी NCH2 की साइड में, इधर भी NCH2, और फिर स्टूडेंट नीचे वाले CO को बॉक्स में डालेंगे, इधर भी NCH2, इधर भी NCH2। दैट मीन्स आपका स्ट्रक्चर करेक्ट है। आपको कई बार 4 स्ट्रक्चर दिया रहेगा और उसमें से बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज करेक्ट फॉर द यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। कैसे निकालना है उसका तरीका मैंने बताया। प्लीज आप भी ये शॉर्टकट यूज करो प्लीज। CO को बॉक्स में डालो, कम ऑन, CO को बॉक्स में डालो, तीनों CO को स्टूडेंट्स, तीनों CO को बॉक्स में डालो, कम ऑन स्टूडेंट्स, तीनों CO को बॉक्स में डालो। जैसे ही आप CO को बॉक्स में डालोगे, CO जो कार्बोनिल ग्रुप है, मंगेश तिवारी, अनम्यूट कर। यस सर। ये क्या चल रहा है इधर? अरे सर वो कीबोर्ड पे ना हाथ है, तो सर वो बटन दबते जा रहा था।
32 हो गया, सॉरी सर। अगर स्टूडेंट आइडेंटिफाई करना है आपको यूरिया फॉर्मल्डिहाइड का कौन सा पॉलीमर का राइट स्ट्रक्चर है, तो दिस विल बी द शॉर्टकट स्टूडेंट। आई थिंक सबको दिमाग में बैठ गया, आई थिंक सबको दिमाग में बैठ गया स्टूडेंट्स। नाउ क्लासिफिकेशन लिखो इसके सामने प्लीज। क्लासिफिकेशन यूरिया फॉर्मल्डिहाइड का, कम ऑन। क्लासिफिकेशन ऑफ यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, कम ऑन। और हैंड रेस करो। क्लासिफिकेशन ऑफ यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, कम ऑन। Classification of urea formaldehyde, come on students. बोलो विदिशा। Yes, sir. So it's linear. Synthetic. Synthetic, Then branched. cross-linking. 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 Yeah, cross-linking. Then it's an heteropolymer. एकदम आप वो बोलो बेटा, एकदम सीरियल वाइज। कंडेंसेशन। Condensation. Then it's condensation के पास है। Thermosetting. Hetero. Then it is thermosetting. Yeah. Thermosetting and last is hetero. Heteropolymer. Classification: synthetic, cross-linking, condensation, thermosetting, and student heteropolymer. Now नीचे आपको आज का थर्ड पॉलीमर दिया है, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। सारे के सारे स्टूडेंट इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करो। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, इसका स्ट्रक्चर है ये। टू 2020 में सीटी में इससे बहुत सिंपल क्वेश्चन आया, पूछा था हाउ मैनी नाइट्रोजन एटम इन मेलामाइन, बट बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाए क्योंकि वो लर्न ही नहीं करते, रेगुलर स्टडी नहीं है। नाइट्रोजन काउंट कर लो, वहां पर लिख दो, इट कंटेन्स 6 नाइट्रोजन। रिंग में है और 3 रिंग के बाहर है, 3 रिंग के अंदर है, 3 रिंग के बाहर है। स्टूडेंट इसका नेम आप लिख लीजिएगा, आईयूपीएसी। कमर्शियल नेम मेलामाइन है, आईयूपीएसी नेम है 2,4,6 ट्राई अमीनो 1,3,5 ट्राई अजाइन। रिंग के अंदर जो नाइट्रोजन है उसको अजाइन बोला गया। इसका कमर्शियल नेम है मेलामाइन। मेलामाइन इज नॉट आईयूपीएसी नेम, दिस इज कमर्शियल नेम। जैसे पोली अक्रिलोनाइट्राइल का कमर्शियल नेम ओरलोन था, वैसे ही 2,4,6 ट्राई अमीनो 1,3,5 ट्राई अजाइन का आईयूपी कॉमन नेम है मेलामाइन। इसके साथ मैं रिएक्शन करा रहा हूं फॉर्मल्डिहाइड। आपका पॉलीमर है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, स्केलेटन रेडी है आपके पास। मेलामाइन रिएक्ट विद फॉर्मल्डिहाइड। अभी बताया जब भी आपका फॉर्मल्डिहाइड आप एज ए रिएक्टेंट लेते हो स्टूडेंट्स, तो आप जनरेट करते हो CH2OH। एक्टिव हाइड्रोजन डाल दो, उसकी जगह डाल दो CH2OH, तो आपका स्ट्रक्चर ऐसा होगा स्टूडेंट्स। आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, यहां पर आ जाएगा NH CH2OH, यहां पर अभी भी NH2 है, यहां पर अभी भी NH2 है। अगर स्टूडेंट अभी मैं इसके साथ 2 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड O डाल दूं, so what will happen? Come on, तनुषा क्या होना चाहिए? अगर मैं 2 मोल्स फॉर्मल्डिहाइड O डाल दूं तो क्या होना चाहिए तनुषा? Yes, sir, the hydrogen. यस, बचे हुए दोनों अमाइन ग्रुप पर जो हाइड्रोजन है, they can replace by CH2OH, this hydrogen and this hydrogen। तो आपके पास बनेगा यहां पर NHCH2OH, यहां पर आ जाएगा NHCH2OH और यहां पर भी आ जाएगा NHCH2OH। अब स्टूडेंट आप इसको
किसी भी कंपाउंड के साथ अटैच कर दो, ये उस कंपाउंड से H निकालेगा और अपना OH निकालेगा, ओवरऑल बाहर होगा H2O और आपके पास स्केलेटन बनेगा मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड का दिस। यहां पर NHCH2 डैश, NHCH2 डैश और यहां पर NHCH2 डैश। आपके पास अभी तक मैं बात करूंगा इस मेलामाइन की, क्योंकि बेकेलाइट्स में जो लिंकेज था सब रिंग के बीच में वो CH2 का था, मेलामाइन में जो लिंकेज है वो NHCH2 का है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, मेलामाइन हो चाहे बेकेलाइट हो चाहे यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड हो, सब में आपको क्रॉस लिंकिंग दिखाई दे रही है, सब में आपको क्रॉस लिंकिंग दिखाई दे रही है। दिस इज द पॉलीमर ऑफ यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। नाउ इसका यूज अंडरलाइन कर दो, वहां पर गिवन है रिएक्शन के जस्ट ऊपर, नॉन ब्रेकेबल क्रॉकरी सेट, अनब्रेकेबल क्रॉकरी सेट, और उसके बाजू में क्लासिफिकेशन। कम ऑन स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन, कम ऑन, बाजू में क्लासिफिकेशन स्टूडेंट्स। बाजू में स्टूडेंट्स का क्लासिफिकेशन लिखिए प्लीज। ओके, सब लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है, वेरी गुड। बोलो हुडा। सर सिंथेटिक, सिंथेटिक, क्रॉस लिंक, वेरी गुड। कंडेंसेशन, बेटा आपके पीछे बहुत नॉइस हो रहा है बेटा आपके पीछे, कंडेंसेशन। आप नोट कर लो। सर यहाँ पे तो कंडेंसेशन, थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग, कोपॉलीमर। यस वेरी गुड, थर्मोसेटिंग एंड कोपॉलीमर, नोट करिए। सिंथेटिक, क्रॉस लिंकिंग, कंडेंसेशन, थर्मोसेटिंग, कोपॉलीमर। यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, यूजेज इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। सूरज यादव आपका कैमरा ऑफ है, फिर आपके पेरेंट्स बोलेंगे सर बच्चे का कैमरा ऑफ कौन था। इसका यूज एक ही है, अनब्रेकेबल क्रॉकरी सेट, अनब्रेकेबल क्रॉकरी सेट। स्टूडेंट अब जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं उसमें ये जो अनब्रेकेबल क्रॉकरी सेट है, ये सीटी में कम से कम 5 से 6 बार आ गया स्टूडेंट, 5 से 6 बार ये क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट ना। अभी अपन डिस्कस करेंगे नेचुरल रबर। लास्ट टाइम नीट का 2020 जो क्वेश्चन आया था वो यहीं से आया था, नेचुरल रबर के बारे में। मैंने आपको डे 1 बता दिया था, नेचुरल रबर का मोनोमर होता है 2-मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन। मैंने आपको डे 1 पॉलीमर के चैप्टर में बता दिया था स्टूडेंट, नेचुरल रबर का मोनोमर इज 2-मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन। स्टूडेंट इसको आइसोप्रीन के नाम से भी जानते हैं। स्टूडेंट लास्ट टाइम किसी ने मेरे को पार्ला से ग्रुप पे डाला, चैट पे डाला कि सर 2-मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन क्या नेचुरल रबर का पॉलीमर है? नहीं, मोनोमर है, मोनोमर है। पॉलीमर तो आगे जाके बनेगा। जब आइसोप्रीन की यूनिट लीनियर फॉर्म पे अरेंज होती जाएंगी तो आपके पास नेचुरल रबर बनेगा। तो स्टूडेंट फटाफट वहां पर जो पॉइंट बोल रहा हूं अंडरलाइन कीजिए, रबर इज ए नेचुरल पॉलीमर, possess इलास्टिक प्रॉपर्टी। It is also, our elastomer has a variety of uses. It is manufactured from rubber latex plant. latex plant से आपको मिलता है स्टूडेंट, और अपन सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ के आए थे रबर इन वाटर कौन सा कोलॉइड्स है। तो रबर एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है स्टूडेंट, दैट्स व्हाई मैक्रोमोलिक्यूलर कोलॉइड्स।
नीचे लिखा है इट इज ए कोलोइडल डिस्पर्शन ऑफ रबर ऑफ वाटर, दिस इज मैक्रोमोलिक्यूल्स कोलोइड। इसके बाद में नीचे दिया है नेचुरल पॉलीमर मे बी कंसिडर एज ए लीनियर ऑफ आइसोप्रीन। जब बहुत सारी आइसोप्रीन यूनिट्स ऐड होती चली जाएंगी लीनियर मैनर में, तो आपके पास नेचुरल रबर का पॉलीमर बन जाएगा। अंडरलाइन कीजिए लीनियर मैनर में स्टूडेंट्स। इसके बाद नीचे आपको बताया गया है इलास्टोमर क्यों वीक होता है, आपको लिखवाया हुआ है, वीक वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखवाया स्टूडेंट्स। और नीचे आपको मोनोमर दिया है रबर का, पेज नंबर 8 पे, आइसोप्रीन 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन। अब स्टूडेंट्स इसी में ही नीचे आपको लिखना है, आपके पास जो पेज है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर, पेज नंबर 8 पर अगर मैं आइसोप्रीन का बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिखूं, मतलब मैंने दोनों आइसोप्रीन यूनिट्स को लीनियर फॉर्म में ऐड किया है। आप ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, ओनली डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो ऐड, मैं इसका एक पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करूंगा, एक इधर, एक पाई इलेक्ट्रॉन इधर, एक पाई इलेक्ट्रॉन इधर, एक पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करूंगा, एक पाई इलेक्ट्रॉन इधर, एक पाई इलेक्ट्रॉन इधर और एक पाई इलेक्ट्रॉन इधर। स्टूडेंट जैसे आप पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग करेंगे यहां पर आपके पास बनेगा सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है, ये मिथाइल, यहां पर पहले सिंगल बॉन्ड था, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन आया तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहां पर कोई भी बॉन्ड नहीं था लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से सिंगल बॉन्ड मिथाइल, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड चेन ग्रुप, ये आपके पास एक पॉलीमर बन गया स्टूडेंट। अब इतने को बॉक्स में डालिए स्टूडेंट, जो भी चेन ग्रुप पार्ट है उसको 1 दे दो। अब मुझे बताइए स्टूडेंट, सब लोग का चैट पे आंसर आना चाहिए, कौन से नंबर ऑफ कार्बन चेन ग्रुप पार्ट है, 1 2 1 3 1 4 या 2 3? कम ऑन, कौन कौन से कार्बन चेन ग्रुप कार्बन है? कम ऑन स्टूडेंट, इन दिस स्ट्रक्चर कौन कौन से कार्बन चेन ग्रो है? चेन ग्रो का मतलब है जिनका बॉन्ड बाहर निकला हुआ है। टेल मी द कार्बन विच इज चेन ग्रो, तो आप बोलेंगे स्टूडेंट 1 और 4, आप बोलेंगे स्टूडेंट 1 और 4। तो स्टूडेंट जब नेचुरल रबर के मोनोमर एग्जिस्ट होते हैं इन द लीनियर मैनर तो उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में चेन ग्रो पार्ट इन द सेम साइड, दैट्स व्हाई इसको लिखा जाएगा सिस। एंड चेन ग्रो कार्बन है 1 और 4, आपने बहुत सारे आइसोप्रीन यूज किए, दैट्स व्हाई पॉली एंड आइसोप्रीन। स्टूडेंट ये रहा आपका नेचुरल रबर का IUPAC नेम, ये नेचुरल रबर का पॉलीमर है। अगर आपसे नेचुरल रबर का पॉलीमर पूछा और आपने टिक कर दिया आइसोप्रीन तो रॉन्ग होगा, अगर आपने किया सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन तो करेक्ट होगा। ये आपका नीट का क्वेश्चन था 2020 आपसे पूछा था व्हाट इज द पॉलीमर नेम ऑफ नेचुरल रबर, सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन। अब स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए, आपको डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में चेन ग्रो पार्ट देखना है, अगर चेन ग्रो पार्ट इन द सेम डायरेक्शन है तो दिस विल बी सिस। अब स्टूडेंट इसका एक और अरेंजमेंट बनाते हैं, मैंने आइसोप्रीन का एक यूनिट लिया, दूसरा मैंने इससे रिवर्स आइसोप्रीन का ये यूनिट लिया, बनाओ फटाफट। अब इसमें इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग, मैंने इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग किया, दोनों में आपको अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है। पहले वाले में दोनों का पहले वाले स्ट्रक्चर में रेगुलर मैनर में था, यहां पर एक ऊपर एक नीचे है। स्ट्रक्चर बनाएंगे स्टूडेंट इसका अपन, तो अपने पास बनेगा सिंगल बॉन्ड मिथाइल, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, देन ऊपर की तरफ जा रहा है चेन ग्रुप। क्यों? ये इलेक्ट्रॉन यहां से आया, ये एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से है तो आपका बॉन्ड ऊपर बनेगा। नाउ ये मिथाइल डबल बॉन्ड, दिस इज चेन ग्रुप। अब स्टूडेंट आप लोग देखिए इस वाले पार्ट,
जो भी चेन ग्रुप कार्बन है उसको मैंने 1 और 4 दे दिया, और आपके सामने है इसका चेन ग्रुप नीचे है, इसका चेन ग्रुप ऊपर है। एक का चेन ग्रुप नीचे है, दूसरे का चेन ग्रुप पार्ट ऊपर है। दैट्स व्हाई दिस अरेंजमेंट इज ट्रांस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन, जिसको नेचुरल रबर नहीं बोलते, दिस इज गट्टा पर्चा रबर। अगर आपने पूछा नेचुरल रबर का पॉलीमर, आपने सिस लिखा तो फुल मार्क्स, ट्रांस लिखा तो 0 मार्क्स, नीट वालों को -1 मार्क्स। ट्रांस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन इज नॉट ए नेचुरल रबर। इस रबर का एक नेम होता है विच इज गट्टा पर्चा रबर, GUTTAPERCHA रबर, गट्टा पर्चा रबर। स्टूडेंट ये नेचुरल रबर है, ये गट्टा पर्चा रबर है, दोनों में डिफरेंस क्या है सिस और ट्रांस का। अगर आइसोप्रीन सिस मैनर में है तो स्टूडेंट नेचुरल रबर है, और अगर ट्रांस में है तो गट्टा पर्चा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? चल भाई चैट पे आंसर डालिए, आपने क्या देखा स्ट्रक्चर में जिससे आपने सिस और ट्रांस डिसाइड किया? कम ऑन, किसको देखकर आपने सिस और ट्रांस डिसाइड किया? कम ऑन, आपने इन स्ट्रक्चर्स में क्या देखा जिससे आपने सिस और ट्रांस डिसाइड कर दिया? कम ऑन, सिस और ट्रांस डिसाइड कर दिया? कम ऑन बोलो मंगेश, क्या देखा जिससे आपने सिस और ट्रांस डिसाइड कर दिया? यस सर। क्या आपने देखा इन दोनों स्ट्रक्चर में जिससे आपने सिस और ट्रांस डिवाइड कर दिया? सर स्ट्रक्चर ये देखो, नेचुरल पॉलीसल्फेट। आपने देखा चेन ग्रो कार्बन, चेन ग्रो किधर जा रहा है? पहले वाले में चेन ग्रो सेम साइड में था, दूसरे वाले में चेन ग्रो डिफरेंट साइड्स में है। स्टूडेंट्स नाउ कम ऑन, पेज नंबर 9 पर देखिए। पेज नंबर 9 पर आपको बीच में दिया है सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन, जिसमें ऑल सिस कॉन्फ़िगरेशन होता है, दिस इज नेचुरल रबर। और बॉक्स के जस्ट ऊपर लिखा है द ट्रांस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन अकर naturally as गट्टा पर्चा which is zigzag chain fitting in one another. It is non-elastic and crystalline. अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स गट्टा पर्चा एंड नेचुरल रबर की, तो आप यहीं पर ऊपर उसका डिफरेंस लिख देना, सिर्फ 1,4 पॉलीआइसोप्रीन, और ये है ट्रांस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन। दोनों में पहला डिफरेंस है इलास्टिक प्रॉपर्टी। इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होगी, इसमें बहुत ही कम। इसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी आफ्टर वल्केनाइजेशन बहुत ज्यादा होगी, ट्रांस में वल्केनाइजेशन नहीं होगा, याद रखिएगा। दूसरा, अगर बात करें क्रिस्टलाइन नेचर, तो आपका सिस क्रिस्टलाइन नहीं होता, ट्रांस क्रिस्टलाइन होता है। क्रिस्टलाइन मतलब कौन सा मॉलिक्यूल में फिटिंग अच्छा होता है जिसके वजह से इलास्टिक नहीं होता। इलास्टिक नहीं होता ट्रांस, क्योंकि फिटिंग अच्छा होगा तो क्रिस्टलाइन होगा, क्रिस्टलाइन होगा, सॉरी क्रिस्टलाइन होगा। नाउ स्ट्रक्चर, इसमें सारे के सारे आइसोप्रीन लीनियर मैनर में होंगे, इसमें जिगजैग मैनर। इसमें सारे के सारे आइसोप्रीन लीनियर मैनर में होंगे, ट्रांस में जिगजैग मैनर में होंगे। स्टूडेंट्स आप मुझे कोई बता सकता है कि ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन क्यों इलास्टिक नहीं होता, या होता भी है तो इलास्टिक बहुत कम होता है? स्ट्रक्चर आपके सामने है, मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं, प्लीज आप में से कोई मुझे बताएगा क्यों ट्रांस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन नॉन इलास्टिक होता है? स्टूडेंट बोलो तुषार, वाई? सर मुझे लगता है कि उसका चेन ग्रो डिफरेंट डायरेक्शन में है, इसलिए फिर वो लीनियर नहीं होता। थोड़ा तेज बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रहा है। सर मुझे लगता है कि उसका चेन ग्रो पार्ट डिफरेंट डायरेक्शंस में जाता है, इसलिए वो लीनियर नहीं होता उसका। स्टूडेंट रीजन क्या है
कि जैसे आप इलास्टिक करने जाओगे ये ब्रांच में फिट हो जाएगा इसी कैविटी में, और ये चलता ही रहेगा, सब जगह ऐसा ही आएगा, ये ब्रांच इसको टच कर देगा। कैसे इलास्टिक करूं? पैकिंग हो गया अच्छी, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? दिस मिथाइल इज पैक्ड विद दिस कार्बन, अब इसके साथ टच हो गया तो अब इलास्टिक कर ही नहीं सकते, स्ट्रेच होगा ही नहीं। पैकिंग अच्छा कर लिया, पैकिंग अच्छा कर लिया तो इलास्टिक नहीं होगा। अब स्टूडेंट नीचे नॉन इलास्टिक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, वो आप पढ़ लेना। इसके बाद नीचे दिया है वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। सबसे पहला पॉइंट वहां पर डाल दीजिएगा, वल्केनाइजेशन नेचुरल रबर का होता है, मतलब सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन। अब आप एग्जाम में रोंग करते हो तो वो आपका मर्जी है। वल्केनाइजेशन सिस 1,4 का होगा, ट्रांस का नहीं होता। वल्केनाइजेशन ऑलवेज सिस फॉर्म का होता है, ट्रांस का नहीं होता। यहां पर एक चीज मैं लिखवा दूं, वल्केनाइजेशन का मतलब होता है सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन के मैनी मॉलिक्यूल्स हीटिंग विद सल्फर। तो सल्फर सल्फर लिंकेज आ जाने की वजह से रबर का टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। अगर स्टूडेंट्स आपने वल्केनाइजेशन करते वक्त सल्फर का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो रबर विल बिकम हार्डर। बाजू में लिखते रहिए, अगर आपने परसेंटेज ऑफ सल्फर ज्यादा बढ़ा दिया तो रबर सॉफ्ट नहीं होगा, हार्ड होता हुआ चला जाएगा। दैट मीन्स अगर परसेंटेज ऑफ सल्फर अगर आप कम ले रहे हो तो रबर विल बिकम मोर सॉफ्ट, रबर विल बिकम मोर सॉफ्ट। मतलब वल्केनाइजेशन में भी आपका डिपेंड करता है सल्फर का क्वांटिटी। अब स्टूडेंट इसमें अंडरलाइन कीजिएगा, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर में नीचे दिया है नेचुरल रबर इज सॉफ्ट, स्टिकी एंड लेस टेंसाइल स्ट्रेंथ टू मेक द नेचुरल रबर मोर स्ट्रॉन्ग, टफ एंड इलास्टिक, इट इज वल्केनाइज्ड। किसने दिया वल्केनाइजेशन? तो साइंटिस्ट का नेम है चार्ल्स गुडियर, वहां पर दिया है थर्ड लाइन में। Charles Goodyear discovered the process of converting natural rubber to more strong and elastic form and called vulcanization of rubber. प्रोसेस को अंडरलाइन करो, नेचुरल रबर में 3 to 5% सल्फर लेते हैं, हीट करते हैं 100 से 150 डिग्री सेल्सियस, जिससे दोनों आइसोप्रीन यूनिट के बीच में सल्फर सल्फर लिंकेज बनता है। अब इसका बॉक्स के ऊपर का लाइन, अगर सल्फर का अमाउंट 20 से 30% है तो रबर बहुत हार्ड होगा, 3 से 10 है तो लिटिल हार्डर। और घर पे जो आप रबर बैंड यूज करते हो स्टूडेंट, उसमें सल्फर का क्वांटिटी 1 से लेकर 3% तक ही होता है। दैट्स वाई घर पे जो आप रबर बैंड यूज करते हो वो सबसे ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ के होते हैं और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं स्टूडेंट्स। नाउ कम ऑन, नीचे आपको डायग्राम दिया होगा पेज नंबर 9 पर, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। आपको देखो आइसोप्रीन के बीच में सल्फर सल्फर लिंकेज दिखाई दे रहा है। नाउ कम ऑन, नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 पर स्टूडेंट वी विल डिस्कस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रबर, जिसमें पहला रबर है ब्यूना एस। आप ध्यान से सुनिएगा प्लीज। ब्यूना एस का मैंने आपको बताया, ब्यूना का मतलब होता है ब्यूटा 1,3 डाइईन और एस का मतलब होता है स्टीरीन। देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्टीरीन। बेंजीन रिंग के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्टीरीन। और ब्यूना का मतलब होता है ब्यूटाडाइन। यहां पर ओनली डबल बॉन्ड ही है, इसका मतलब ये तो आपको क्लिक हो गया होगा कि स्टूडेंट यहां पर एडिशन पॉलीमराइजेशन ही पॉसिबल है। दिस इज स्टीरीन, दिस इज ब्यूटा 1,3 डाइईन। यहां पर आपने लिया K2S2O8 और आपने कराया एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन में वी विल शिफ्ट ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स। मैंने इसका पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिया, यहां पर शिफ्ट कर दिया और यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिया। ऑप्शन देखिए, यू हैव फिनाइल रिंग, इसके ऊपर है CH। CH और CH2 में डबल बॉन्ड था लेकिन ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, आपने 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिए। नाउ यहाँ पर CH2 CH2 के बीच में कोई लिंकेज नहीं था,
एक इलेक्ट्रॉन यहां से आया, एक यहां से आया, तो सिंगल बॉन्ड। नाउ यहां पर डबल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड, सिंगल था, यहां पर डबल आ गया, एंड नाउ लास्ट में सिंगल। ये बन गया स्टूडेंट ब्यूना एस, ये बन गया आपका ब्यूना एस, ये पॉलीमर बन गया ब्यूना एस स्टूडेंट। ब्रैकेट में इसको SBr भी लिखा होगा, वेरी इंपॉर्टेंट करिए। SBr का मतलब क्या होता है? स्टीरीन ब्यूटाडाइन रबर। ऊपर ऊपर देखो ब्यूना एस के बाजू में, पेज नंबर 10, स्टीरीन ब्यूटाडाइन रबर। और सबसे इंपॉर्टेंट इसका यूज मैंने आपको पहले ही दिन लिखवा दिया था, बबल गम। बबल गम का जो रबर होता है वो ब्यूना एस होता है, लिखा हुआ है ब्यूना एस के रिएक्शन के ऊपर बबल गम। बबल गम का जो रबर होता है स्टूडेंट, दिस इज ब्यूना एस। अब सब लोग इसका क्लासिफिकेशन लिखेंगे, कम ऑन, सब लोग इसका क्लासिफिकेशन लिखेंगे, कम ऑन स्टूडेंट्स, हैंड रेज करना। अब सब लोग इसका क्लासिफिकेशन लिखेंगे स्टूडेंट्स, कम ऑन। यस सर, बोलिए पहले आप। सिंथेटिक आएगा, ओके, फिर पहले आएगा सिंथेटिक, वेरी गुड। देन एडिशन ना, पहले सिंथेटिक फिर एडिशन, करेक्ट। फिर इलास्टोमर। नहीं, एडिशन थर्ड नंबर, एडिशन थर्ड नंबर। तो पहले इलास्टोमर, फिर ब्रांच, एडिशन, इलास्टोमर फिर हेट्रोपॉलीमर एंड हेट्रोपॉलीमर। Okay, this is the classification of Buna S. Buna S students. Synthetic, branch, addition, elastomer and heteropolymer. Now uses underline कर दिया। बबल गम में जो रबर होता है वो ब्यूना एस पॉलीमर होता है स्टूडेंट, ब्यूना एस। सेकेंड है ब्यूना एन, मोनोमर लिखिए, ब्यूना का मतलब ब्यूटा 1,3 डाइईन, और एन का मीन्स होता है विनाइल साइनाइड, विनाइल साइनाइड। स्टूडेंट ब्यूटा 1,3 डाइईन, विनाइल साइनाइड, यहां पर भी कोई टाइप का OH नाइट्रोजन नहीं है स्टूडेंट, दैट्स व्हाई एडिशन पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस। सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, CH2, सिंगल बॉन्ड CH, CH, ब्रांच में नाइट्रोजन। दिस इज ब्यूना एन। आपके फ्यूज का नीचे का जो सोल होता है वो ब्यूना एन का होता है स्टूडेंट, अंडरलाइन कीजिए प्लीज। ब्यूना एन को अपन नाइट्राइल रबर भी बोलते हैं, नाइट्राइल रबर। इसका एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूज मैं लिखवा रहा हूं जो NCERT में भी है और आपकी बुक में भी है स्टूडेंट्स, GTB में भी है। ब्यूना एन लिखिएगा, इट इज रेसिस्टेंस टू द एक्शन ऑफ पेट्रोल, lubricating oil and organic solvent, organic solvent, ब्यूना एन, ब्यूना एन, ब्यूना एन। और जो अपनी बुक में दिया, इट इज यूज टू मेकिंग ऑयल सील, टेकिंग लाइनिंग एक्सेट्रा। ब्यूना एस के मैं एक लाइन लिखवाना भूल गया, ब्यूना एस में ऊपर लिखिएगा ब्यूना एस। मैंने बताया था वूल के लिए यूज करते हैं ओरलॉन, और नेचुरल रबर के सब्स्टिट्यूशन के लिए यूज करते हैं ब्यूना एस। ब्यूना एस इज द गुड सब्स्टिट्यूशन
प्रोडक्ट्स ऑफ नेचुरल रबर। ब्यूना एस को अपन नेचुरल रबर से भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बहुत अच्छा है वो उसके लिए। ये एनसीईआरटी में लाइन है, ब्यूना एस इज वेरी गुड सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स ऑफ नेचुरल रबर। नाउ कम ऑन, तीसरा रबर आपके सिलेबस में है नियोप्रीन। ये मैंने आपको पेज नंबर 2 पे पढ़ाया था और यहां पर दोबारा से पढ़ा देता हूं। इसका मोनोमर होता है क्लोरोप्रीन और वहां पर आपने इसका क्लासिफिकेशन भी किया था। सिंगल बॉन्ड CH2 CCl, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2। ये आपका नियोप्रीन रबर क्लासिफिकेशन एक बार दोबारा डालो, मैं देखना चाहता हूँ क्या डालते हैं। एक बार दोबारा डालो नियोप्रीन का क्लासिफिकेशन, प्लीज पीछे कोई नहीं देखेगा। दोबारा डालो नियोप्रीन का क्लासिफिकेशन, कम ऑन। नियोप्रीन का क्लासिफिकेशन, कम ऑन, दोबारा से डालो। बोलो तनुषा, क्लासिफिकेशन। Yes, a synthetic, ओके, linear, वेरी गुड। addition, एडिशन, इलास्टोमर, elastomers, and homo. होमो। अभी तक जो रबर आए हैं उसमें यही होमो है। ब्यूना एस हेट्रो था, ब्यूना एन हेट्रो था, नियोप्रीन रबर विल बी होमो। दोनों ब्रांच से दिस विल बी लीनियर। इसके बाद में लास्ट रबर आपको है स्टूडेंट ब्यूटाइल रबर। ब्यूटाइल रबर में भी दो तरह के मोनोमर हैं, एक है आइसोब्यूटिलीन, एक है आइसोब्यूटिलीन और दूसरा है ब्यूटा 1,3 डाइईन। एक मोनोमर है आइसोब्यूटिलीन और दूसरा मोनोमर है ब्यूटा 1,3 डाइईन। अब मुझे देख करके बता दो स्टूडेंट कि यहाँ पर एडिशन होगा कि कंडेंसेशन। कम ऑन, चैट पे डालो, कम ऑन। अभी चैप्टर के लास्ट में आ गए अपन, 3 ही पॉलीमर बाकी हैं, कम ऑन। यहाँ पर एडिशन होगा कि कंडेंसेशन, कुछ चांसेस हैं एडिशन होने, कंडेंसेशन होने के स्टूडेंट। यहाँ पर 100% एडिशन ही होगा। पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग करो, आपके पास बनेगा CH2 C CH3 CH3, सिंगल बॉन्ड CH2 CH, डबल बॉन्ड CH CH2। ये आपका है ब्यूटाइल रबर। इसके यूजेस बॉक्स में डाल लो लाइनिंग में। अब स्टूडेंट ब्यूटाइल रबर के नीचे देखो आपको एक टेबल दिया है। किसी जमाने में ये आपके GTB के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉलीमर हुआ करते थे, बट आजकल इनको सिलेबस से बाहर निकाल दिया है। तो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से आपके सिलेबस में है, केवल आपको वही लर्न करना है। सेकेंड नंबर ग्लिप्टल, ये आपके अभी भी सिलेबस में है ग्लिप्टल। ग्लिप्टल, इसके बाद में सारन और थर्मोकोल, पेज नंबर 11 के ऊपर ऊपर दिए, 3 ही है, बाकी सब निकल गए आपके सिलेबस, बाकी सब आपके सिलेबस से निकाल दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स मैं अभी आपको ऐसे पॉलीमर का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं जो आपके सिलेबस में तो है बट राठी सर की इस बुक में नहीं है, क्योंकि ये बुक अपन हम लोग एडिट ही नहीं कर पाए। सिलेबस चेंज होने के बाद कभी क्लास ओपन हुआ ही नहीं। तो स्टूडेंट आप लोग एक शीट निकाल लीजिए, 1 पेज का शीट, और उसको पहले से स्टेपल कर दीजिए पेज नंबर 10 पर। CTN JEE स्टूडेंट एंड नीट स्टूडेंट, ये आपको भी है, नीट स्टूडेंट ये आपको भी है स्टूडेंट। पॉलीस्टीरीन, पॉलीस्टीरीन का मोनोमर है सीरीन। प्लीज अच्छे से बनाइएगा, नहीं तो रहने दीजिएगा प्लीज।
बनाना है तो अच्छे से। इसका मोनोमर है सेरीन। पॉलीमराइजेशन करते वक्त इसका पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे, एक इधर पाई एक इधर, तो इसका मोनोमर बनेगा स्टूडेंट्स पॉलीस्टीरीन। पॉलीस्टीरीन का मोनोमर होगा स्टीरीन। पॉलीमर का इसका यूज कहां पर होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिएगा, रेडियो एंड टेलीविजन का जो कैबिनेट होता है, बाहर का जो बॉडी होता है, आजकल के टीवी पे यूज कर सकते हैं, और पहले वाले टीवी जिसका कैबिनेट पूरा होता था बाहर प्लास्टिक का, वो पॉलीस्टीरीन का होता था स्टूडेंट। दिस इज परफेक्ट इंसुलेटर। ये नीट वालों को भी लिखना है प्लीज। अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू द न्यू जीटीबी बुक, पॉलीस्टीरीन इज इंसुलेटर, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट यूज है रेडियो एंड टेलीविजन का जो आउटर लेयर होता है कैबिनेट, वो पॉलीस्टीरीन का होता है। पॉलीस्टीरीन का होता है। क्लासिफिकेशन लिख करके रेडी रखो। इसका क्लासिफिकेशन लिख करके रेडी रखो स्टूडेंट। इसका क्लासिफिकेशन लिख करके रेडी रखो स्टूडेंट। रेडियो एंड टेलीविजन कैबिनेट, दिस इज इंसुलेटर। इरेज कर दो। इसका क्लासिफिकेशन क्या होगा, हर्षल शाह? Yes, sir. There will be synthetic, branch, ओके a- ओके addition, and then Okay. thermoplastic and homopolymer. ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, सारे राइट है इसके। सिंथेटिक, ब्रांच, एडिशन, थर्मोप्लास्टिक एंड होम। वेरी गुड, कुछ बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं। सिंथेटिक, स्वाति सिंह लिख रहे हो ना? सिंथेटिक, सिंथेटिक, ब्रांच, एडिशन, थर्मोप्लास्टिक एंड लास्ट इज होमो। दूसरा, सबको सिलेबस में स्टूडेंट, ऐसा नहीं नीट वालों को, ये सबको है। ग्लिप्टल, 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 इसको सब लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे, सब लोग, चाहे वो सीटी हो चाहे वो जेडब्ल्यू हो। ग्लिप्टल जो है वो सेम टू सेम टेरिलिन से मिलता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। डेक्रोन या टेरिलिन इनसे मिलता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए, डेक्रोन का मोनोमर क्या था, एथिलीन ग्लाइकोल एंड डाइमिथाइल सॉरी टेरेफ्थिलिक एसिड। तो इसका मोनोमर क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल एंड थैलिक एसिड। अल्लो थोड़ा सा डिफरेंस है, एक मोनोमर तो सेम ही है। इसमें क्या था, एथिलीन ग्लाइकोल, टेरेफ्थिलिक एसिड क्या होता है, बेंजीन केयर 1 और 4 पे COOH ग्रुप, जबकि यहां पर इथिलीन ग्लाइकोल सेम। थैलिक एसिड क्या होता है स्टूडेंट, बेंजीन के 1 और 2 पे COOH। इससे ज्यादा मैं दोनों में रिलेशन नहीं बिठा पाऊंगा स्टूडेंट्स, आपके सामने है। दोनों सेम है स्टूडेंट्स, बट दोनों का एसिड डिफरेंट है। हर्षित समझ में आया डिफरेंस दोनों में बेटा? थोड़ा सा डिफरेंस, इसमें थैलिक एसिड उसमें टेरेफ्थिलिक एसिड। प्रोडक्ट क्या बनेंगे, इसमें मैंने आपको सिखाया था, इसका OH निकालते हैं, एसिड का H, तो आपने डेक्रोन ऐसे बनाया था। ये डेक्रोन था आपका। तो टेरिलिन कैसा होगा इसमें देखिए प्लीज।
सेम टू सेम, CH2 CH2 OCO, बेंजीन रिंग, हेलो, ये आपका बन गया ग्लिप्टल। वहां पर 1 और 4 पे पॉलीएस्टर लिंकेज थे, यहां पर 1 और 2 पे पॉलीएस्टर लिंकेज है। यहां पर 1 और 2 पे पॉलीएस्टर लिंकेज है, यहां पर 1 और 4 पे पॉलीएस्टर लिंकेज है। दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज हैं, दोनों का क्लासिफिकेशन इज सेम, दोनों फाइबर, क्योंकि दोनों में एस्टर लिंकेज है, दोनों में एस्टर लिंकेज भी है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है आपके सामने, एक में COOH 1 और 4 पे था और दूसरे में COOH 1 और 2 पे है। ग्लिप्टल इज वेरी वेरी इजी, इसका यूज आप लिखिएगा टेंस। अगर आपको नोवलेक गिवन नहीं है, नोवलेक अगर ऑप्शन में गिवन नहीं है तो पूछे कि कौन सा पॉलीमर पेंट्स में यूज होता है, तो आंसर विल बी ग्लिप्टल। ग्लिप्टल स्टूडेंट्स, अभी एक पॉलीमर और लिखवाऊंगा स्टूडेंट्स, जो केवल सीटी वालों को है, नीट और जेडब्ल्यू वालों को नहीं है, बट उनको सुनना है स्टूडेंट्स, क्योंकि आगे मुझे एक इंपॉर्टेंट पार्ट करवाना है। PMMA सीटी स्टूडेंट्स, जो जेडब्ल्यू और सीटी देने वाले हैं वो लिखिएगा PMMA। नीट वालों को नहीं लिखना है, अरे लिखना है नीट वालों को, एसएससी में, सॉरी एचएससी में तो होगा ही ना आपको। PMMA का मतलब है पोली मिथाइल मिथाइल एक्रिलेट, पोली मिथाइल मिथाइल एक्रिलेट। इसका स्ट्रक्चर ऐसा है स्टूडेंट्स, ये है पोली मिथाइल मिथाइल एक्रिलेट का स्ट्रक्चर। देखो ये मिथाइल और ये एक्रिलेट, CH2 डबल बॉन्ड COO। तो ये जो कंपाउंड है इसका नेम है मिथाइल मिथाइल एक्रिलेट। अब स्टूडेंट इसका करना है एडिशन पॉलीमराइजेशन, सो मुझे COOCH3 को नीचे लेना पड़ेगा ब्रांचिंग में, और इसका करना पड़ेगा एडिशन पॉलीमराइजेशन। बनेगा स्टूडेंट सिंगल बॉन्ड CH2C COOCH3। ये जो स्ट्रक्चर है वो है PMMA, पोली मिथाइल मिथाइल एक्रिलेट, जिसका एक और नेम है परस्पेक्स। चश्मे की जो फ्रेम आती है स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ चश्मे का जो फ्रेम आता है स्टूडेंट, पार्थ नाइक लेक्चर के बाद तेरे को रुकना है। चश्मे के जो फ्रेम आता है स्टूडेंट, वो सारा का सारा PMMA का बना होता है, परस्पेक्स से बोलते हैं। जैसे नायलॉन 6 का दूसरा नेम क्या था, परलोन, वैसे ही PMMA का सेकेंड नेम है परस्पेक्स। ये सबको है, ये HSC में है, ये GTB का पार्ट है, तो CT JEE को तो एग्जाम, CT वालों को तो CT एग्जाम में भी आ सकता है, बट ये नीट में नहीं आएगा, बोर्ड में आएगा। PC वालों को PMMA इरेज कर दूं ना स्टूडेंट। यहां तक आपके पॉलीमर कंप्लीट हो गए हैं। अभी आप लोग एक शीट और निकालिए, उस पे आपको एक बहुत अच्छा काम करना है। उस पे 3 सेक्शन दीजिएगा। ये जो शीट है उसको पेज नंबर 10 पे स्टेपल कर दो। अब एक शीट और निकालिए जिसपे लिखिएगा पॉलीमर स्ट्रक्चर, यहां पर नेम ऑफ पॉलीमर, और यहां पर लिखिएगा उनके मोनोमर। स्टूडेंट यहां पर मैं पॉलीमर की डिजाइन बनाऊंगा
आप पॉलीमर आइडेंटिफाई करेंगे और उनके मोनोमर लिखेंगे। उसके लिए आपको टाइम दूंगा स्टूडेंट्स। टोटल 12 स्ट्रक्चर या 13 स्ट्रक्चर में बनाऊंगा। पहला स्ट्रक्चर लिखिए। मेरे पास बोर्ड पे नीचे जगह नहीं है स्टूडेंट्स, तो मैं यहां पर लिखते जा रहा हूं, लेकिन आपको इसी टेबल में कंटिन्यू करना है। इज दैट क्लियर? मेरे पास जगह नहीं है तो आपको ये नीचे ही कंटिन्यू करते जाना है। Come on. There's 11 structures on the board. दो कॉलम फिलअप करने हैं, नेम ऑफ पॉलीमर एंड रेस्पेक्टिव लिंक के मोनोमर्स। मैंने आपको 4-5 स्ट्रक्चर नहीं लिखे हैं स्टूडेंट। बैकलाइट नहीं लिखा है, मेलामाइन नहीं लिखा है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड नहीं लिखा है, पॉलीथीन नहीं लिखा है, पीवीसी नहीं लिखा है और पॉलीप्रोपिलीन नहीं लिखा है। टोटल आपके सिलेबस में 21 स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें से मैंने अभी 11 लिखा है, 4 बाकी हैं अभी, और 6 स्ट्रक्चर नहीं लिखा है। इज दैट क्लियर कार्तिक? काटना।
सॉरी यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ही आएगा 10th वन में। जिसका हो जाए प्लीज हैंड रेज कीजिएगा। ये शीट बहुत इंपॉर्टेंट बना रहे हो आप। हो गया? किस किस का हो गया? हैंड रेज करो, कम ऑन। अभी तक एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है, कम ऑन। बहुत सिंपल है। पॉलीमर के स्ट्रक्चर आपके सामने हैं 11। 6 स्ट्रक्चर्स मैंने लिखे नहीं, जो काफी इजी हैं। पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीप्रोपिलीन, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, बेकलाइट और मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड। 6 मैंने लिखे नहीं है, 11 मैंने लिख दिए। मतलब टोटल 17 स्ट्रक्चर्स डन। 4 स्ट्रक्चर अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और उसके बाद इनके यूजेस। नाउ कम ऑन, हैंड रेज करना स्टार्ट करो प्लीज। आदित्य शाह, फर्स्ट वन। Yes, so nylon 610, hexamethyl diamine and sebacic acid. यस, पहला मोनोमर है, पहला पॉलीमर है नाइलॉन 610। स्टूडेंट, मोनोमर इसके होंगे हेक्सामेथिलीन डायमाइन एंड सेबेसिक एसिड। सिद्धार्थ शाह, सेकंड वन बेटा। Second one is nylon 6 and the monomer is epsilon caprolactam. Yes, second one is nylon 6 epsilon caprolactam. This is furlong also we can say. Vidhi, third one. Buna S and the monomers are buta 1,3 diene styrene and styrene. Very good. This is Buna S, butadiene and styrene. Huda, jaldi hand raise karo please. Sir, Next dacron, one. Okay, dacron. ethylene glycol and terephthalic acid. Yes, ethylene glycol and terephthalic acid. Note कर लीजिए। आराशा, fifth. Yes, so it will be nylon 6,6. Okay. It will be hexamethylene diamine and adipic acid. Hexamethylene diamine and adipic acid. Very good. अभी तक इन्हीं स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है। बाकी मैं किससे पूछूं, आप मुझे बताइए। बाकी किसी स्टूडेंट ने हैंड रेज ही नहीं किया। ध्रुवी बोलिए, 6th one. Sir, so the fifth one is Buna N. Buna N. And Monomer is was a buta 1,3 butadiene and vinyl cyanide. vinyl cyanide. Yeah. Okay. या तनुषा, 7. बहुत इजी मिला तेरे को। टेफ्लॉन, monomer is tetrafluoroethene. 8th one, Orlon. Monomer is vinyl cyanide. 9th is polystyrene. Monomer is styrene.
10th one, neoprene rubber. Monomer is chloroprene. And last one is glyptal. And monomer is ethylene glycol and phthalic acid. अब स्टूडेंट सुनिए, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। जो नीट के स्टूडेंट है, पहले मैं उनको अनाउंस कर देता हूं। नीट के स्टूडेंट नेक्स्ट टाइम लेक्चर 1 और 2 में बैठेंगे, क्योंकि मैं मार्किंग दूंगा सरफेस कैम और पॉलीमर का। नीट के स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम जो वाइवा होगा, रेड बुक पेज नंबर 1 से 10 लिख लीजिए। नीट स्टूडेंट्स रेड बुक पेज नंबर 1 से 10 और पूरा एनसीईआरटी पॉलीमर, पूरा एनसीईआरटी पॉलीमर। नीट स्टूडेंट्स अब बारी आती है सीटी स्टूडेंट्स। सारे के सारे स्टूडेंट थर्ड लेक्चर ही अटेंड करेंगे। इवन प्रियांश देसाई आप भी थर्ड में अटेंड करोगे। सीटी में स्टूडेंट आप लोग जीटीबी से इसको रीड करके रखो। नेक्स्ट टाइम नीट वाले स्टूडेंट अपना एनसीईआरटी 12th का पार्ट 1 पार्ट 2 लेके बैठेंगे और सीटी स्टूडेंट को मैं मार्किंग दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में ओनली पॉलीमर्स का, उससे नेक्स्ट लेक्चर में सरफेस का दूंगा मार्किंग। नीट स्टूडेंट पार्ट 1 पार्ट 2 एनसीईआरटी का लेके बैठेंगे और जो सीटी के स्टूडेंट है वो अपना लेके बैठेंगे जीटीबी। नेक्स्ट लेक्चर में पॉलीमर खत्म करेंगे स्टूडेंट। इज दैट क्लियर आरश? नेक्स्ट लेक्चर में वाइवा होगा फुल फ्लैश, जैसे आप लोगों ने आज आंसर लिखे हैं प्लीज। अभी आपका ग्रुप वाइवा नहीं होगा, सिंगल वाइवा होगा। दूसरी बात, 12 बज के मेरा लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा। 12 बज के 1 मिनट पर भी बच्चा एडमिट होता है तो मैं उसको एडमिट नहीं करूंगा।